अतीन्द्रिय ज्ञान, बुद्धि मंदिर का द्वार। यह 13वां सिद्धांत छठवीं इंद्रिय के रूप में जाना जाता है, जिसके जरिए अनंत मेधा स्वतः यह मांगने पर किसी व्यक्ति से संप्रेषण कायम करती है। उस दर्शन का यह शीर्ष बिंदु है, इसलिए इसका प्रयोग पहले वर्णित 12 सिद्धांतों को भली प्रकार आत्मसात करके ही करना चाहिए। यह सिक्स्थ सेंस या छठवीं इंद्रिय है, जिसको अवचेतन मस्तिष्क संदर्भ में रचनात्मक कल्पनाशीलता के रूप में उल्लिखित किया जा चुका है। यही अनंत मेधा से संप्रेषण प्राप्त करने का रिसीविंग सेट भी है। उसी के माध्यम में प्रेरणा कौंधती है और इल्हाम होता है। छठवीं इंद्रियों को शब्द में नहीं समझा जा सकता, खास तौर पर उनको जिन्होंने अभी पहले के 12 सिद्धांत नहीं समझे हैं, क्योंकि उसकी तुलना किसी अन्य से नहीं हो सकती। छठवीं इंद्रियों की समझ तो समाधि लगाने या ध्यान करने से अंदर से ही पैदा होती है। यही वह संपर्क सूत्र है जिसमें द्वारा मानव बुद्धि अनंत मेधा से संबंध कायम कर पाती है। यह वस्तुतः मानसिक और आध्यात्मिक संवेगों का संगम स्थल है। यहीं पर मानव मानस और अंततः मेधा का संयोग पैदा होता है। उसी के जरिए आपको अचानक आगामी खतरों के बारे में चेतावनी प्राप्त होती है। यही वह संरक्षक फरिश्ता है जो आपको तूफानों से बचाकर महाबुद्धि के द्वार तक ले जाता है। यह सत्य है या नहीं, इसको समझाया नहीं जा सकता। यह तो सिर्फ महसूस करने की भाव है। यहाँ यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि लेखक कोई चमत्कारों का कायल नहीं, लेकिन यह छठवीं इंद्रियों की अनुभूति एक चमत्कार के समकक्ष ही होती है। यद्यपि मुझे नहीं ज्ञात कि यह कैसे काम करती है, परंतु उसकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। यह एक शक्ति का पूंजीभूत रूप है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। यही वह परम शक्ति है जिसके कारण रात दिन होते हैं, पानी ऊपर से नीचे होता है, पेड़ पौधे उगते हैं और सृष्टि का क्रम चलता है। यह सिद्धांत अंतिम होते हुए भी गहन अनुभूति का है और इसलिए आपको यहाँ धीरे धीरे 12 चरण के बाद लाया गया है। लेकिन उसको समझने के पूर्व आपके पहले 12 सिद्धांतों का पर महारत होनी चाहिए। जब मैं बढ़ने की उम्र में था, मेरे मन में हीरो का भाव उदय होता था। तब मैं भी अपने मनचाहे नायकों की नकल करने के प्रयत्न करता था। मुझे अनुभव ने यह ज्ञान दिया था कि यदि कोई स्वयं महान न हो पाए तो कम से कम उसे महान लोगों के अनुकरण करने का प्रयास तो करना ही चाहिए। मैं भी शुरू से ही अपने प्रिय नायकों का अनुसरण करता था, लेकिन बाद में मैंने जिनके जीवनियों से सीखा था, मेरे हीरो थे ये 9 महान व्यक्ति: इमर्सन, पाइन, एडिसन, डार्विन, लिंकन, बर्बैंक, नेपोलियन, फोर्ड और कार्नेगी। मैं रात को अपनी कल्पनाशीलता में उन 9 महानुभावों के साथ मुलाकात करता था। उनको ही मैं अदृश्य सलाहकार मानता था। रोज़ सोने से के पूर्व मैं आंखें बंद कर उन 9 लोगों के साथ एक टेबल के चारों ओर बिठाकर मंत्रणा करता था। जो उस समय मुझे सबसे महान प्रतीत होता था, वह उस कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन होता था। ऐसा करने में मेरा एक विशिष्ट उद्देश्य नहीं था। मैं चाहता था कि मेरे व्यक्तित्व और चरित्र का इस प्रकार विकास हो जिसमें उन 9 महानुभावों के व्यक्तित्व का समावेश रहे। मुझे ज्ञात हो गया था कि उस अज्ञान और अंध विश्वास के माहौल जो मुझे बचपन में प्राप्त हुआ था, निजात एक काल्पनिक पुनर्जन्म के माध्यम से ही हो सकता है। यही वह तरीका है जिसमें मैं अपनी स्वभावगत कमजोरियों से त्राण पा सकता था। अतीन्द्रिय ज्ञान के जरिए चरित्र निर्माण। मनोविज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण मैं जानता था कि आदमी अनंतः वही बन जाता है जो उसके दिमाग में विचारों के वर्चस्व के कारण उसकी छवि उभरती है। मुझे यह भी ज्ञात था कि मन में पैदा हुई हर इच्छा अपनी मूर्त संपूर्ति चाहती है और उसके लिए बाद अभिव्यक्ति तलाशती है। इसलिए स्वतः सुझावों की प्रक्रिया चरित्र निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभाती है। इसलिए मैं अपनी रात्रि के कैबिनेट मंत्रणा में अपने कैबिनेट के हर सदस्य को
अलग अलग संबोधित करता रहता था। मैं ऐसा क्या करता रहता था उसकी बानगी नीचे दी हुई है। मिस्टर इमर्सन, आपसे मैं प्रकृति के बारे में वह गहरी समझ लेना चाहता हूँ जिसने आपके जीवन को विशिष्ट बनाया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अवचेतन में प्रकृति को समझने के वो नियम भर दें और उस ज्ञान अर्जन में मेरी सहायता करें। मिस्टर बर्बैंक, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि मुझे प्रकृति के वे रहस्य बताएं जिसके जरिए आपने नागफनी सदृश पेड़ को कांटे त्याग कर खाद्य पदार्थ बनने पर मजबूर कर दिया तथा फूल तथा फलों को समृद्धशाली विकास का रास्ता बनाया। मिस्टर नेपोलियन, मैं आपसे यह प्रेरक शक्ति चाहता हूँ जिसके माध्यम से आप हजारों सैनिकों को अपने आदेश पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार कर लेते थे, और वह विश्वास जो आपकी हार को एक जीत में बदल देता था। मिस्टर पाइने, मैं आपसे विचार की स्पष्टता और अपनी धारणा को व्यक्त करने का असीम साहस चाहता हूँ। मिस्टर डार्विन, आपसे मैं आपकी वह गहन दृष्टि चाहता हूँ जिससे आप प्रकृति विकास के सहज नियम खो सके थे। मिस्टर लिंकन, मैं आपसे अडिग न्यायप्रियता का गुण पाया है। मैं असीमित धैर्य, सूक्ष्म विनोद प्रियता, मानव मात्र के कल्याण की प्रतिष्ठा चाहता हूँ। मिस्टर कार्नेगी, मुझे अपनी जीवन का उद्देश्य आपसे ही मिला है जिसके लिए मैं वैसे ही आपका ऋणी हूँ। मैं आपसे व्यवस्थित प्रयास के सिद्धांतों की महारत चाहता हूँ जिसके द्वारा आपने अपना पूरा औद्योगिक साम्राज्य खड़ा किया है। मिस्टर फोर्ड, आपके जीवन से मुझे अपनी उस पुस्तक के लिए बहुत सामग्री मिली है जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपसे अध्यवसाय एवं लगन, दृढ़ प्रतिज्ञता एवं वह आत्मविश्वास चाहता हूँ जिसने आपको उतना सफल और समृद्ध बनाया। मिस्टर एडिसन, मैं आपकी सीट अपने सबसे पास रखी है क्योंकि मेरे शोध के दौरान मुझे आपसे काफ़ी सहायता व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुई है। मैं आपसे वह गहन विश्वास का भाव चाहता हूँ जिससे आप अपने प्राय को पाने में डटे रहें और वह प्राप्त करके ही हटें तथा हर हार को एक जीत बना सकें। उनको संबोधित करने का तरीका बदलता ही भी रहता था मेरी उस दिन की मांग के अनुसार, लेकिन मूल भाव याचना का अपरिवर्तित ही रहा करता था। उन 9 आदमियों में अपनी एक खासियत थी जिसने मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित भी किया था। उदाहरण के लिए लिंकन की आदत थी कि सदा देर से पहुंचने की और वह भी बेहद धीरे धीरे परेड में चलने की। चेहरे पर सदा एक ओढ़ी हुई गंभीरता, मानो विभाजित देश की चिंता उसके सर पर सवार है। मेरी इस कैबिनेट का उद्देश्य स्पष्ट कर ही दिया गया है। मैं चाहता था कि मैं उन लोगों के गुणों के साथ विकास पाऊँ परंतु बिल्कुल उन जैसा नहीं बनूँ। मेरा कुछ अपना गुण तो रहना ही चाहिए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इस कल्पनाशील कैबिनेट मीटिंग से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। बाद में मेरी इस कैबिनेट में कुछ नए सदस्य भी जुड़े जैसे क्राइस्ट, सेंट पॉल, गैलीलियो, कोपरनिकस, एरिस्टोटल, प्लेटो, सुकरात, होमर, वाल्टेयर, ब्रूनो, स्पिनोजा, ड्रम्ड, कांट, शोपेनहावर, न्यूटन, कन्फ्यूशस, एल्बर्ट हुवार्ड, ब्रान इंजरसोल, विल्सन और विलियम जेम्स। इस बात का जिक्र करने का साहस शायद मैं पहली बार दिखा पा रहा हूँ। इसका कारण यही है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लिखी हुई शोध साधना से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो उतना ही अच्छा। अधेड़ या वयस्क होने का एक काम यह भी होता है कि आप में साहस आ जाता है सत्य कहने का, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरी यह कैबिनेट मीटिंग वास्तव में कल्पना में ही हुई थी और एक अमूर्त भाव में ही रही, परंतु उनसे मुझे कुछ ठोस और मूर्त लाभ निश्चित रूप से मिले। यह भी मस्तिष्क का करिश्मा है। उसी मस्तिष्क में एक गोपनीय हिस्सा है जिसमें वे विचार कौंधते हैं जिन्हें हम इल्हाम कहते हैं। यही भाग हमारी 6वीं इंद्रियों का घर है। यद्यपि विज्ञान अभी इसकी सही स्थिति नहीं जान पाया है, परंतु उसका कोई महत्व भी नहीं है। सत्य यह है कि इस प्रकार के दैवी संदेश
हमारे दिमाग में छठवीं इंद्रियों के माध्यम से ही कौंधते हैं। यह कौंध बिजली की तेज़ी से प्रकट होती है। पाठकों में से कई लोगों को उनकी अनुभूति हुई होगी, जैसे तीव्र गति से जाती हुई कार को पेड़ से बचाने का तरीका ड्राइवर को तुरंत ही सूझता है, और इसी हिलाम का स्रोत अंततः मेधा और हमारे कैबिनेट के सदस्य भी हो सकते हैं, क्योंकि उन सबको उसकी इंद्रियों का सही उपयोग करना आता था। छठवीं इंद्रियां ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बंद या खुल सके। उसमें अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं चलती। यह तो अगर जागृत है तो है, वैसे यह बहुत धीरे धीरे जागृत होती है, और जिनमें यह जागृत भी होती है उनको काफ़ी वयस्क होने तक समझ बोल रही है और आपकी अपनी इच्छा। वैसे उसका लय या आयु से कोई संबंध नहीं, परंतु कब इच्छा या छठवीं इंद्रिया बोल रही है उसकी पहचान वयस्कता पर आती है, और शायद उसका सही प्रयोग तो 50 वर्ष के बाद ही संभव होता है। उस अध्याय को पढ़ते हुए आपको भी यह लगा होगा कि जैसे आपका मानसिक सार अनुभूति के क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा विकसित और संवेदनशील हो चला है। यदि ऐसा है तो बहुत अच्छा है। 1 महीने बाद इसको दोहराएं, तब आपको अपने संवेदना स्तर में और इजाफा मिलेगा। धीरे धीरे रियाज करते हुए आपके पास एक ऐसी शक्ति आ जाएगी जो आपको अपने हर प्रकार के भय, टालमटोली का भाव और हताश की इतनी श्री कर आपकी कल्पनाशीलता को उन्मुक्त छोड़ देगी। फिर आप पाएंगे कि आपकी छठी इंद्रिय सक्रिय हो चली है, और आप भी इहलाम या अंतर प्रज्ञा का स्वर पहचानने लगेंगे। वह आपकी इच्छा को मूर्त रूप देकर आपको धनी और संपन्न बनाने का एक महत्वपूर्ण सोपान होगा। विश्वास बनाम भय। पिछले अध्यायों में बताया गया है कि किस प्रकार स्वतः सुझाव, इच्छा और अवचेतन के माध्यम से आप विश्वास पैदा कर सकते हैं। अगले अध्याय में भय को काबू करने का विशद विवेचन है। इसमें 6 प्रकार के भयों का जिक्र किया गया है, जो हर प्रकार की हताशा, भीरुता, टालमटोली, उदासीनता, अनिर्णयतात्मकता एवं महत्वाकांक्षा, खुद पे भरोसा, पहल एवं आत्मनियंत्रण तथा उत्साह की कमी मूल कारण है। ध्यानपूर्वक उन 6 दुश्मनों का अध्ययन करें, क्योंकि यह आपके अवचेतन में भी छिपे रह सकते हैं और आप उन्हें खोज भी नहीं पाते। यह याद रखें कि यह 6 प्रकार के भय एक प्रकार की भूत ही है, क्योंकि उनका कोई भौतिक अस्तित्व है ही नहीं। यह तो भाग आपके दिमाग में रहते हैं। यह आपके अपनी अनियंत्रित कल्पना की उपज होती है। लोगों ने उनके द्वारा अपना बड़ा अहित किया है। यदि उनका अस्तित्व न समाप्त किया गया तो यह एक भौतिक अस्तित्व लेकर और भी भयावह हो सकते हैं। याद रखें कि 1929 में गरीबी के भय कितना ज़बरदस्त नुकसान किया था। वैसे मंदी शायद दोबारा न उठ खड़ी हो, जिसका भूत आज भी लोगों को आक्रांत करता रहता है।